Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your biology teacher and this is your biology book. Now students, today we are studying cell and silent features of cell theory. So students, first of all we study cell theory. One of the most important concept in biology is that a cell is the basic structural and functional unit of living organism. This is known as cell theory. सेल थ्योरी क्या है आपके पास के डिफरेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बायोलॉजी के अंदर आए सेल के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और इसी को उन्होंने कहा सेल थ्योरी का नाम दिया। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मुराद क्या है कि सेल के बगैर जो है ना तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है और ना ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है कोई फंक्शन है सेल के बगैर। तो इसलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही क्या कहलाती है आपके पास सेल थ्योरी। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं सेल थ्योरी के, वो डिस्कस कर लेते हैं। द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज अंडर। नंबर 1 पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, कंसिस्ट होते हैं उस पर। द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और कैसा यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब सेल के बगैर ना तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई स्ट्रक्चर है और ना ही उसका कोई फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, द न्यू सेल इज डिवाइडिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडिंग इनटू 2 बाय सेल डिवीजन, कि जो न्यू सेल्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि पुराने सेल डिवाइड होते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो न्यू सेल बनते हैं। मतलब पुराने सेल डिवाइड होंगे, एक सेल है, एक से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे। इस तरीके से जो है वो सेल्स की तादाद बढ़ती रहेगी, पुराने सेल डिवाइड होते रहेंगे, न्यू सेल बनते रहेंगे और जो है आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती रहेगी। तो ये क्या कहलाता है आपके पास सेल डिवीजन। ठीक है, पुराने सेल डिवाइड होते हैं, न्यू सेल जो है वो फॉर्म होते हैं, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लास्ट, द सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल विच इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि सेल के अंदर जो है वो हेरिडिटी जो है वो खसूसियात होती हैं जो कि वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, मतलब नस्ल दर नस्ल जो है वो विरासती खसूसियात जो होती हैं वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती रहती हैं, किसके ज़रिए, सेल के ज़रिए। सो स्टूडेंट ये साइलेंट फीचर्स हैं सेल थ्योरी के। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेल। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, के सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जो है एंड ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स है वो भी सब टिश्यू सेल से मिलके बनते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट possess ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे पास उनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता। सेल के अंदर जो है एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो उनका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट नहीं होता। ट्रू का मतलब इनकम्प्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, जब न्यूक्लियस नहीं होता उनके अलावा उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। सेल के अंदर जो मजीद स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक, तो वो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह, इनके अराउंड जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, जैसे लिखा है मैंने लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो सेल्स के 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के। आपको बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंस जो है वो कॉलम जो है वो ड्रॉ करके और इस तरीके से हेडिंग डाल के लिखने हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट possess ट्रू न्यूक्लियस, जैसे कि अभी हम डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस उनका वो ट्रू नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर होता है। ठीक है,
उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, देयरफॉर प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेसेस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। आप देखें जब आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ट्रू न्यूक्लियस भी आपके पास नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वेल डिफाइंड कंप्लीट ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऑलवेज ऑब्वियसली उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके अराउंड वो भी पाई जाएगी। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स, जो उसके अंदर सेल के अंदर जो मज़ीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। मज़ीद छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की अगर बात करें तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक, तो राइबोसोम्स का क्या काम होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज साइज़ होते हैं और जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, और कुछ जो है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड होते हैं, मूव करते हैं, फैले हुए होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब डबल होते हैं। उसके अलावा रिस्पिरेटरी एंजाइम्स की बात करें कि वो एंजाइम जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करेंगे वो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो इनर सरफेस के यानी कि सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस के अंदर छुपे हुए होते हैं, जब मतलब मौजूद होते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल सेल का जहाँ पर जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तमाम एनर्जी जो है वो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो स्टोर होती है। उसके अलावा साइज़ की अगर हम बात करें, दिस सेल्स आर सिंपल एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। एवरेज जो है वो इनका 0.5 से 10 नैनोमीटर इन डायमीटर है, यानी कि जो इनका जो सेल का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और इनका एवरेज भी दिया हुआ है आपको 0.5 से 10 नैनोमीटर के दरमियान इनका डायमीटर होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, और कंपेरेटिवली लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज़ होता है, बड़ा होता है। उनकी जो एक मैक्सिमम आपको एवरेज वैल्यू दी हुई वो दी हुई 10 से 100 नैनोमीटर जो है वो इनका डायमीटर एवरेज होता है। सो स्टूडेंट, ये आप जो कुछ डिफरेंस है जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू माय लेक्चर in my another video. Till then, take care and Allah Hafiz.